नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज व्यवसाय विषय के अंतर्गत हम नया अध्याय समझने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है संगठन। इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और कहाँ कहाँ व्याख्यात्मक प्रश्न बनता है। आपको जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण लगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में नोट करिए और यदि कोई डाउट होता है तो बच्चों आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी समस्या का समाधान शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। आइए हम मिलकर शुरू करते हैं संगठन। सबसे पहले हम समझेंगे संगठन से आशय। बच्चों, ये प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, दूसरा मुख्य कार्य है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों में हम प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे कि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। आइए हम समझते हैं संगठन की परिभाषा। मूने एवं रेले के अनुसार संगठन की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानव समुदाय संगठन कहलाता है। बच्चों, परिभाषा को समझने के उपरांत अब हम समझेंगे संगठन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए हम मिलकर समझेंगे संगठन का महत्व। पहला है मितव्ययिता यानी इकोनॉमी। बच्चों, संगठन के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन हो सके। यही संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। हम अपव्यय, स्क्रैप पर नियंत्रण करते हैं। श्रम और समय दोनों को बचाने का प्रयास करते हैं आदर्श संगठन के द्वारा, जिससे उपक्रम में मितव्ययिता आ सके। दूसरा महत्व है समय एवं श्रम की मितव्ययिता। बच्चों, अभी अभी जो पहला महत्व बताया, ये उसी से संबंधित ये महत्व भी है। हम समय और श्रम दोनों व्यर्थ ना जाएं, इसका भरसक प्रयास करते हैं संगठन के माध्यम से। इसके लिए हम श्रेष्ठतम संगठन प्रणाली और आधुनिक यंत्र तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिससे उपक्रम में समय और श्रम दोनों की बचत हो सके। तीसरा महत्व है श्रम तथा पूंजी में मधुर संबंध। बच्चों, संगठन श्रम और प्रबंध दोनों के बीच मधुर संबंधों की स्थापना करता है। यदि अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य तनाव, मतभेद रहेंगे तो उत्पादन की जगह हम तनाव, विवाद को ही देखते रहेंगे। अतः आवश्यक है कि कर्मचारी और अधिकारियों के बीच पारिवारिक संबंध हो, मधुर संबंध हो, ये संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है
अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना के साथ अग्रसर होते हैं। सेवा की भावना, ये अगला महत्व है। ये बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, परंतु इसके साथ साथ अब सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी व्यावसायिक उपक्रम करते हैं। वे सेवा भावना की दृष्टि से भी कार्य करते हैं, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हैं और हर वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि, बच्चों, ये संगठन का अगला महत्व है। हम जहां अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करते हैं, वहीं इस प्रकार का भी प्रयास करते हैं कि प्रबंध के तीनों स्तर अधिक से अधिक क्षमता के साथ कार्य करें। एक आदर्श संगठन वो होता है जो प्रबंधकीय क्षमता में निरंतर वृद्धि करने के लिए प्रयासरत होता है। तो इससे प्रबंधकीय क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है। आइए अब हम आगे चलते हैं बच्चों और समझते हैं संगठन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों, संगठन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अतः आवश्यक है कि संगठन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित चरण के अनुसार हो, अन्यथा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम मिलकर समझते हैं संगठन प्रक्रिया के चरण। संगठन प्रक्रिया का पहला चरण है उद्देश्यों का निर्धारण। बच्चों, इस प्रक्रिया में प्रबंध अपने संसाधन, अपनी क्षमता, गत वर्ष के आंकड़े, गत वर्ष के अनुभव, बाजार की प्रतियोगिता आदि सभी तत्वों को ध्यान में रखकर उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य सार्थक होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। संगठन प्रक्रिया का दूसरा चरण है क्रियाओं का निर्माण। बच्चों, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन किन क्रियाओं का किया जाना और किस क्रम में किया जाना है, इसका निर्धारण अवश्य करना होता है और इसका निर्धारण संगठनकर्ता सोच समझकर करते हैं, जिससे कि क्रियाओं को संपन्न करने में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो। अगला है क्रियाओं का समूहीकरण। बच्चों, संगठन प्रक्रिया का यह तीसरा चरण है। एक स्वस्थ संगठन, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है जो सामूहिक रूप से प्रयासरत होता है। अतः क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है। इसके लिए प्रशासन एवं प्रबंध के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण कर विशिष्टीकरण के आधार पर विभाजन किया जाता है। अगला चरण है बच्चों कार्यों का बंटवारा यानी अलॉटमेंट ऑफ वर्क। इस चरण के अंतर्गत अधिकारीगण कर्मचारियों की योग्यता, रुचि, अनुभव के आधार पर
उन्हें कार्य आवंटित करते हैं जिससे कि विशिष्टीकरण का लाभ मिल सके। यदि कोई कार्य हम ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जिसमें उसकी रुचि नहीं है, जिसमें उसकी योग्यता ही नहीं है, तो कैसे कार्य कर पाएगा। तो कार्य का आवंटन करने के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्य में उसकी योग्यता हो, रुचि हो और अनुभव भी। अगला चरण है अधिकार सौंपना। बच्चों, जब हमने कार्य सौंपे तो ये आवश्यक है कि उनको पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी सौंपे जाएं, क्योंकि जब तक पर्याप्त मात्रा में हम आवश्यक अधिकार संबंधित कर्मचारी को नहीं सौंपेंगे तब तक वो एक कार्य विशिष्ट को संपन्न नहीं कर पाएगा। अतः आवश्यक है कि हम संबंधित कर्मचारी को आवश्यक मात्रा में अधिकार सौंपें। समन्वय एवं संतुलन की स्थापना। संगठन की इस प्रक्रिया में विभिन्न विभाग, व्यक्तियों, साधनों और समूह की क्रियाओं के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित किया जाता है, जिससे कि एकता बनी रहे और निर्धारित समय सीमा में उत्पादन हो सके। तो यह है बच्चों संगठन की प्रक्रिया। आइए अब हम मिलकर समझते हैं संगठन संरचना। बच्चों, व्यावसायिक उपक्रम अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं, इसलिए वहाँ पर संगठन भी अलग अलग होने चाहिए। हम कार्य को देखते हुए एक आदर्श संगठन स्थापित करते हैं। तो संगठन कितने प्रकार के होते हैं, हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले समझने जा रहे हैं कार्यात्मक संगठन। बच्चों, ऐसा उपक्रम जहां पर केवल एक उत्पाद तैयार किया जाता है, एक प्रकार का, वहां पर जो संगठन स्थापित किया जाता है वो कहलाता है कार्यात्मक संगठन। बच्चों, मैं आपको बताऊं, उपक्रम अलग अलग होते हैं। जैसे एक उपक्रम है जहां केवल एक प्रकार का उत्पाद बनता है, जैसे मान लो मोबाइल, केवल मोबाइल बनते हैं, ये एक उपक्रम है। लेकिन दूसरा उपक्रम ऐसा है जहां पर मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऐसे कई उपकरण बनते हैं। तो ऐसे उपक्रम जहाँ पे केवल एक प्रकार का उत्पाद होता है, वहाँ पर कार्यात्मक संगठन को प्राथमिकता दी जाती है। इस संगठन में व्यावसायिक इकाई की क्रियाओं को सर्वप्रथम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्रिया के लिए हम अलग विभाग बना देते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग आदि। ये संगठन स्वरूप कहलाते हैं कार्यात्मक संगठन। इस संगठन के क्या लाभ हैं, आइए हम समझेंगे। पहला लाभ है विशिष्टीकरण के लिए उपयुक्त। कार्यात्मक संगठन विशिष्टीकरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस उपक्रम में एक कार्य के लिए प्रमुख क्रियाओं में उसको बांट दिया जाता है और प्रत्येक उपभाग को
अलग अलग विशेषज्ञों को सौंपा जाता है जो उस कार्य में निपुण है, जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसको अनुभव है। ऐसे में संस्था को विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है और कार्यों में निपुणता आती है। दूसरा है प्रभावपूर्ण नियंत्रण। कार्यात्मक संगठन में कार्यों का रिपीटेशन नहीं होता, दोहराव नहीं होता और प्रत्येक का कार्य निश्चित होता है। ऐसे में हर व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करता है और नियंत्रण करने में आसानी होती है। तीसरा लाभ है प्रत्यक्ष संपर्क। बच्चों, कार्यात्मक संगठन में प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकारी के सीधे संपर्क में होता है। एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को प्रत्यक्ष रूप से देखता रहता है, पर्यवेक्षण का कार्य करता रहता है, आवश्यक निर्देश देता रहता है। इसमें हमको लाभ मिलता है प्रत्यक्ष संपर्क का। साधनों का उचित उपयोग, जैसा कि बच्चों अभी हमने एक लाभ देखा, प्रत्यक्ष संपर्क। अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी के सीधे संपर्क में होते हैं। अधिकारी देख रहा होता है कि साधनों का उचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं। ऐसे में संसाधनों का अपव्यय रुक जाता है और संसाधनों का उचित उपयोग देखने को मिलता है। अगला है लाभ लोचशीलता। बच्चों, कार्यात्मक संगठन में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपन उप विभाग भी बना सकते हैं, यानी इसमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। आइए अब हम संगठन का दूसरा स्वरूप देखते हैं, विभागीय संगठन संरचना। ऐसा उपक्रम जहां अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। वहां पर उत्पाद के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं और प्रत्येक विभाग में उप विभाग भी बनाए जाते हैं। ऐसे संगठन संरचना को विभागीय संगठन संरचना कहते हैं। यह संगठन उन उपक्रमों के लिए उपयुक्त माना जाता है जहां पर अनेक वस्तुओं का उत्पाद होता है। आइए हम समझेंगे विभागीय संगठन संरचना के लाभ। पहला है समन्वय में सरलता। बच्चों, विभागीय संगठन के अंतर्गत अनेक विभाग बनाए जाते हैं और प्रत्येक विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करता। इससे समन्वय स्थापित करने में सरलता स्थापित होती है। दूसरा लाभ है उत्पाद पर ध्यान। बच्चों, संगठन के इस प्रारूप में प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग विभाग बनाया जाता है और संगठन उस उत्पाद पर विशेष ध्यान देता है। वस्तु विशेषज्ञ निर्माण प्रक्रिया में निरंतर सुधार लाते जाते हैं क्योंकि बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। तो ऐसे में उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। अगला है उचित नियंत्रण। विभागीय संगठन में प्रत्येक विभाग की क्रियाएं स्वतंत्र रूप से संपन्न की जाती हैं और प्रत्येक विभाग का अधिकारी केवल और केवल अपने विभाग की क्रियाओं पर ही नियंत्रण रखता है। इससे नियंत्रण सरल हो जाता है और उचित नियंत्रण देखने को भी मिलता है। अगला लाभ है उचित प्रशिक्षण।
विभागीय संगठन में अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाती है। प्रशिक्षण के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और उचित प्रशिक्षण मिलने के उपरांत कर्मचारी कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्य संपन्न करते हैं। अगला लाभ है प्रतियोगिता का लाभ। प्रत्येक डिवीजन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, हर विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और हर विभाग अच्छे से अच्छा करके दिखाना चाहता है। तो ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच एक पॉजिटिव कंपटीशन देखने को मिलती है, सकारात्मक। हर डिवीजन श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता है और इसका लाभ संस्था को ही मिलता है। अब बच्चों अपन समझेंगे संगठन के दूसरे स्वरूप यानी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले है औपचारिक संगठन। तो बच्चों, संगठन का वह स्वरूप जो सोच समझकर लिखित रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं, कर्तव्य और अधिकार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाते हैं, उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यह संगठन लिखित रूप से तैयार किया जाता है, लिखित रूप से और सोच समझ के किया जाता है। दूसरा आता है अनौपचारिक संगठन। संगठन का वह स्वरूप जो स्वतः ही तैयार हो जाता है आपसी संबंधों के कारण, उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। यह मौखिक रूप से तैयार होता है, यह जानबूझकर तैयार नहीं किया जाता, कार्य पूर्ण होते ही स्वतः ही समाप्त भी हो जाता है, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। तो अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वह संगठन है जो स्वतः ही आपसी संबंधों के आधार पर स्वतः ही तैयार हो जाते हैं, जो कि मौखिक होते हैं, उन्हें अनौपचारिक संगठन कहते हैं। आइए सबसे पहले समझेंगे औपचारिक संगठन के लाभ। पहला लाभ है उत्तरदायित्व का निर्धारण। औपचारिक संगठन में प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी का उत्तरदायित्व आसानी से निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए परेशानी नहीं होती। दूसरा है स्थिरता। औपचारिक संगठन स्थिर होते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं और इसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संगठनों से स्थायित्व आता है। तीसरा लाभ है अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व की निश्चितता। औपचारिक संगठन में कर्मचारियों और अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं, जिससे निर्धारित समय में उद्देश्य की पूर्ति संभव हो पाती है। अगला लाभ है कार्य का उचित बंटवारा। औपचारिक संगठन में सोच समझकर कार्य आवंटित किए जाते हैं। इसमें कार्यों का उचित और संतुलित बंटवारा देखने को मिलता है। अगला लाभ है बच्चों उचित नियंत्रण। औपचारिक संगठन में नियंत्रण सरलता से किया जाता है। सभी कर्मचारी एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीनस्थ होते हैं और वो
नियंत्रण बनाकर रखते हैं। आइए हम अब समझेंगे अनौपचारिक संगठन के लाभ। बच्चों, यह संगठन स्वतः ही तैयार होता है। आइए इसके लाभ हम समझेंगे। पहला लाभ है पहल क्षमता का विकास। अनौपचारिक संगठन में आपसी संबंध के आधार पर कर्मचारी स्वतः ही कार्य करने के लिए अग्रसर होता है, वो पहल करता है। ऐसे में कर्मचारियों में पहल क्षमता का विकास होता है। आने वाले समय में वो स्वयं जटिल से जटिल कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। दूसरा लाभ है प्रभावशाली संप्रेषण। बच्चों, अनौपचारिक संगठन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। यह संगठन मित्रतापूर्वक संबंधों पर आधारित होते हैं और संप्रेषण मौखिक रूप से होता है। प्रभावशाली संप्रेषण देखने को मिलता है। तीसरा लाभ है अनौपचारिक संगठन की कमियों को पूरा करना। बच्चों, जो कमियां औपचारिक संगठन में होती हैं वो पूर्ण होती हैं, पूरा होती हैं, वो कमियां खत्म होती हैं अनौपचारिक संगठन में। जैसे कि अत्यधिक विलंब, निर्णय में विलंब। औपचारिक संगठन में आदेश ऊपर से नीचे क्रम से, निवेदन नीचे से ऊपर जाते हैं। क्रम का पालन अनिवार्य होता है, समय ज़्यादा लगता है। अनौपचारिक संगठन में ऐसा नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य कि अनौपचारिक संगठन उन कमियों को पूरा कर देता है जो औपचारिक संगठन देखने को मिलती है। अगला लाभ है संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। बच्चों, जिन उद्देश्यों को लेकर अनौपचारिक संगठन बना है उसकी पूर्ति शीघ्रता से हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी स्वयं पहल करके कार्य करने को अग्रसर होता है। वे स्वेच्छा से कार्य करते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य शीघ्रता से पूर्ण हो जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं एक प्रश्न, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर। बच्चों, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। पहला अंतर का आधार है आशय। औपचारिक संगठन नियमों पर आधारित होते हैं, अनौपचारिक संगठन मानवीय संबंधों पर आधारित होते हैं। स्थापना, औपचारिक संगठन की स्थापना उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा की जाती है, जबकि अनौपचारिक संगठन की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। अर्थात औपचारिक संगठन स्थापित करते हैं उच्च स्तर के अधिकारी, जबकि अनौपचारिक संगठन कोई तैयार नहीं करता, स्वतः ही पारस्परिक संबंधों पर बन जाते हैं ये संगठन। अगला अंतर है अधिकार एवं दायित्व। औपचारिक संगठन में अधिकार एवं दायित्व पूर्व निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। अनौपचारिक संगठन में अधिकार और दायित्व स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, ये पूर्व निर्धारित नहीं होते। स्थिरता, औपचारिक संगठन स्थिर होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन अस्थिर होते हैं, इसमें लोचता पाई जाती है। उद्देश्य, औपचारिक संगठन का उद्देश्य संस्था के मुख्य उद्देश्य है उनको प्राप्त करना होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करना होता है। तो यह है बच्चों औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर। आइए अब हम समझेंगे अधिकार अंतरण यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बच्चों, जिस उपक्रम में यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास अत्यधिक कार्य हो जाता है और वो
अपना कोई कार्य किसी अधीनस्थ को सौंप देता है तो उसको अधिकार अंतरण कहते हैं। इसकी परिभाषा थियो हेमन के अनुसार आप देख पा रहे हैं, जिसके अनुसार अधिकार अंतरण का आशय केवल अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। तो बच्चों, जब कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यों में से कोई भी एक कार्य अस्थायी तौर पर किसी एक अधीनस्थ को सौंप देता है तो उसको अधिकार अंतरण कहते हैं। आइए अब हम मिलकर समझेंगे अधिकार अंतरण के तत्व। बच्चों, अधिकार अंतरण के 3 तत्व होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि अधिकार अंतरण के तत्व बताइए। तो अधिकार अंतरण के 3 तत्व होते हैं। पहला है अधिकार। अधिकार अंतरण के अंतर्गत हम अधीनस्थों को पर्याप्त मात्रा में अधिकार सौंपते हैं जिससे कि वो एक कार्य विशेष को पूरा कर सके। वरिष्ठ अधिकारी यह अधिकार स्वयं अपने अधीनस्थ को सौंपता है, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं होंगे वो कार्य कैसे कर पाएगा। दूसरा तत्व है उत्तरदायित्व। जब वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपता है, अधिकार सौंपता है, तो उसको उत्तरदायित्व भी सौंपा जाता है। कर्मचारी को दिए गए कार्य को ठीक ढंग से पूर्ण करना उसका उत्तरदायित्व बन जाता है। ये अधिकार अंतरण का दूसरा तत्व है। तीसरा है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। यह अधिकार अंतरण का तीसरा तत्व है। अधिकार अंतरण के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व का भी अंतरण होता है। अधीनस्थ को अधिकार एवं उत्तरदायित्व देने के उपरांत अधीनस्थ उस कार्य के प्रति जवाबदेही हो जाता है। आइए अपन समझें कि अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर है। पहले लेते हैं आशय। अधिकार निर्णय लेने की उस शक्ति से है जिससे अधीनस्थों को नियंत्रित किया जाता है। उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को सौंपे जाने वाला कार्य है। प्रवाह अधिकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। उत्पत्ति अधिकारों की उत्पत्ति औपचारिक संगठन के द्वारा होती है, वहीं उत्तरदायित्व की उत्पत्ति अधिकारी एवं कर्मचारी के बीच संबंधों से होती है। प्रकृति अधिकार शक्ति के रूप में होते हैं, उत्तरदायित्व कर्तव्य के रूप में होते हैं। निरंतरता अधिकार प्रायः दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। आइए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को अब समझते हैं हम, अधिकार अंतरण की प्रक्रिया। बच्चों, अधिकार अंतरण की प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है। जैसे पहला चरण है उत्तरदायित्व सौंपना। वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई कार्यभार सौंपता है।
वो अपने कार्य में से कोई एक कार्य उसको देता है और निष्पादन करने के लिए कहता है। दूसरा है अधिकार प्रदान करना। अधीनस्थ कार्य को समय सीमा में कर सके, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी सौंपता है, जिससे कि वो उत्तरदायित्वों का निर्वहन अधीनस्थ कर सके। जवाबदेही निश्चित करना। इस चरण में अधीनस्थ को कार्य निष्पादन के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाता है। अधीनस्थ केवल उस अधिकारी के लिए जिम्मेदार रहता है जिसने अधिकारों को सौंपा है। तो ये बच्चों हमने समझा अधिकार अंतरण की प्रक्रिया, और अब हम समझ रहे हैं अधिकार अंतरण का महत्व। बच्चों लगभग सभी उपक्रमों में अधिकार अंतरण किया जाता है, लगभग सभी उपक्रमों में, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे न केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यभार में कमी होती है, वो महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे पाता है, वहीं अधीनस्थों को वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य करने का मौका मिलता है और उनका विकास होता है, उनका व्यक्तित्व बढ़ता है। तो आइए मिलकर समझते हैं अधिकार अंतरण का महत्व। पहला है प्रशासनिक कार्यभार में कमी। एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यों में से कोई कार्य अधीनस्थ को दे देता है तो उसके प्रशासनिक भार में कमी आती है, वो राहत महसूस करता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे पाता है। तो अधिकार अंतरण की वजह से वरिष्ठ अधिकारी के प्रशासनिक कार्यभार में कमी आ जाती है। दूसरा है प्रभावी प्रबंधन। एक वरिष्ठ अधिकारी तभी उद्देश्यों को पूर्ण कर पाता है जब वो पूरा ध्यान उस पर दे पाता है। तो प्रबंधक या वरिष्ठ अधिकारी अपने सामान्य कार्य अधीनस्थों को सौंपता है और पूरा फोकस महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाता है। इससे संस्था में प्रभावी प्रबंध देखने को मिलता है। तीसरा लाभ है अधीनस्थों का विकास। अधिकार अंतरण के कारण वरिष्ठ अधिकारियों का कार्य करने का मौका अधीनस्थ कर्मचारियों को मिलता है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वे आगे जाकर वरिष्ठ प्रबंधकों का, वरिष्ठ अधिकारियों कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो अधिकार अंतरण के फलस्वरूप अधीनस्थों का विकास होता है। व्यवसाय का विकास। बच्चों अधिकार अंतरण के कारण प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। व्यवसाय में उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग होता है। व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होती है, फलस्वरूप व्यवसाय का विकास भी होता है। उचित समन्वय। अधिकार अंतरण उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायिता में क्रमिक संबंध स्थापित करता है। इससे कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व की व्याख्या होती है, जिससे उचित समन्वय देखने को मिलता है। आइए अब हम समझेंगे विकेंद्रीकरण। बच्चों जहां एक उपक्रम में अधिकार अंतरण दिखने को मिलता है, वहीं कभी कभी विकेंद्रीकरण भी उपयोग में लाया जाता है। तो आइए हम मिलकर समझते हैं विकेंद्रीकरण। सबसे पहले ले रहे हैं हम आशय। विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिकार और शक्तियाँ
अधीनस्थों को स्थानांतरित कर दी जाती है। अधिकार केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहकर अन्य कई व्यक्तियों में वितरित कर दिए जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझेंगे विकेंद्रीकरण का महत्व। पहला है उच्च स्तर में कार्यभार में कमी। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य स्थायी तौर पर अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं, जिससे उनके कार्यभार में कमी आती है। राहत महसूस करते हैं वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड था वो कुछ कम हो जाता है। शीघ्र निर्णय। विकेंद्रीकरण के कारण कार्य अनेक अधिकारियों में वितरित हो जाते हैं, जिससे जो कार्य जिस अधीनस्थ को सौंपा गया है वही निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। वो बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति लिए स्वयं निर्णय ले लेता है। इससे अनावश्यक विलंब नहीं लगता और शीघ्र निर्णय का फायदा संस्था को मिलता है। अधीनस्थों का विकास। विकेंद्रीकरण के कारण अधीनस्थों को वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके आत्मविश्वास वृद्धि होती है। उचित नियंत्रण। विकेंद्रीकरण में विभिन्न कार्य स्थायी तौर पर अधीनस्थों को वितरित कर दिए जाते हैं। कार्य कई स्तरों पर निष्पादित होते हैं। उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। कर्मचारी स्वयं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह गंभीरतापूर्वक करता है। इससे उचित नियंत्रण देखने को मिलता है। पहल क्षमता का विकास। जब अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को अधिकार सौंप दिए जाते हैं तो उन्हें उत्तरदायित्व का बोध होता है। उन्हें अपनी जवाबदेही का सामना करना पड़ता है, तो वे सोच समझकर गंभीरतापूर्वक कार्यों को करते हैं और उनमें पहल क्षमता का विकास होता है। आइए अंत में हम मिलकर समझते हैं अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। बच्चों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है कि अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। हम इस प्रकार एक टेबल बनाकर ये अंतर बता सकते हैं। पहला अंतर है प्रकृति। अधिकार अंतरण कार्य विभाजन फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम है। उद्देश्य। अधिकार अंतरण का उद्देश्य किसी अधिकारी द्वारा कार्यभार को कम करना है। वहीं विकेंद्रीकरण का उद्देश्य संगठन के अधिकारों का विस्तार करना है। अनिवार्यता। अधिकार अंतरण लगभग सभी उपक्रमों में अनिवार्यतः होता है। विकेंद्रीकरण हर उपक्रम में लागू किया जाए यह अनिवार्य नहीं होता। निर्भरता। अधिकार अंतरण के लिए विकेंद्रीकरण किया जाए यह जरूरी नहीं है, परंतु विकेंद्रीकरण करने के लिए अधिकार अंतरण तो करना ही पड़ता है। नियंत्रण। अधिकार अंतरण करने के उपरांत भी वरिष्ठ अधिकारी का नियंत्रण बना रहता है, परंतु विकेंद्रीकरण करने के उपरांत उच्च अधिकारी का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। आपको यदि कोई डाउट है
कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी शंका का समाधान शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।